गुड मॉर्निंग। तो इससे पहले हमने ट्रांसफार्मर के जो भी पार्ट्स हैं उनके बारे में देखा था कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन सा पार्ट है, क्या क्या ऑपरेशन होता है। अब हम लोग ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस के बारे में देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस हम लोग किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है मेंटेनेंस करने से पहले कि उसका कंडीशन क्या है, उसको मॉनिटर कर सके, वो किस कंडीशन में ऑपरेट कर रहा है, वो कितना ख़राब है, यदि ख़राब है तो, और अच्छा है तो कितना अच्छा है। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले कंडीशन मॉनिटरिंग करना होता है। तो हम लोग देखते हैं कंडीशन मॉनिटरिंग क्या है। इन ऑयल फील्ड इक्विपमेंट लाइक ट्रांसफार्मर, normal deterioration or aging of insulations is caused by thermochemical reaction with participation of heat, moisture and oxygen. This result in formation of soluble and insoluble product which accumulate and deteriorate the property of oil and cellulosic insulation. Whereas the oil can be reconditioned to restore functional property, no such treatment is possible for cellulosic insulation, which suffer from reduction of mechanical and dielectric strength. The condition of the insulation therefore need to be checked by suitable method. The thermal and electrical stress caused during short circuit, overload and overvoltage in the system result in gas formation in appreciable amount and deteriorate the dielectric properties and lowering of flash point of oil from 145 degrees Celsius to somewhere between 50 degrees Celsius to 80 degrees Celsius in extreme cases. देखिए क्या होता है, एज के साथ जैसे जैसे एज होगा उसके अकॉर्डिंग नॉर्मली किसी भी चीज़ का डेटोरिएशन होता ही है। आप भी बूढ़े हो गए तो आपका भी डेटोरिएशन होगा धीरे धीरे उम्र के साथ। तो ट्रांसफार्मर का भी होता है। तो ट्रांसफार्मर में क्या क्या चीज़ का डेटोरिएशन होगा, हर चीज़ का होगा, लेकिन हम लोग बेसिकली क्या डिपेंड करता है कि किसका डेटोरिएशन हो रहा है। तो सेल्यूलॉजिक इंसुलेशन जो है, जो कि आपका हम लोग कॉपर का तो वाइंडिंग है हम लोग का ना, उसके ऊपर जो इंसुलेशन लगा हुआ है वो इंसुलेशन, और साथ में जो ऑयल है जो कि एक तरह से इंसुलेशन का ही काम कर रहा है ना, हम लोग का जो ट्रांसफार्मर का आउटर सरफेस है और जो आपका वाइंडिंग है उसके बीच में। तो ये दोनों चीज़ डेटोरिएट करता है, थर्मोकेमिकल रिएक्शन हो रहा होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ हीट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और मॉइस्चर भी है। तो ये तीनों चीज़ मिलके वहाँ पे थर्मोकेमिकल रिएक्शन करवाते हैं और ये दोनों इंसुलेशन को अफेक्ट करते हैं। दोनों इंसुलेशन धीरे धीरे डेटोरिएट करने लगता है। हालांकि ऑयल का डेटोरिएशन जो हुआ है, जो ऑयल में ऑक्सीजन मॉइस्चर वगैरह जो मिल गया है, उसको तो हम लोग निकाल सकते हैं और ऑयल को फिर से फिल्टर करके उसके सही पोजीशन पे ला सकते हैं। लेकिन जो सेल्यूलॉजिक इंसुलेशन है उसको फिर से वर्जिनल कंडीशन पे नहीं लाया जा सकता है, और जब उसको नहीं लाया जा सकता है तो वहाँ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों स्ट्रेस बढ़ेगा, क्योंकि इंसुलेशन प्रॉपर्टी ख़त्म हो गया तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और मैकेनिकल स्ट्रेस तो बढ़ेगा ही, क्योंकि मैकेनिकल स्ट्रेस जितना बार आपका ओवरलोड होता है, कुछ भी होता है तो आता ही है। इसीलिए ये दोनों इंसुलेशन का क्या कंडीशन है इसको चेक करते रहना ज़रूरी है। साथ ही साथ क्या होता है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर ऑयल है, जैसे यहाँ बता रहा है कि 145 डिग्री सेल्सियस उसका फ्लैश पॉइंट होता है, लेकिन 140 डिग्री सेल्सियस भी काफ़ी जगहों पे लिखा हुआ होता है। तो वही 140-145 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सी है। हालांकि 145 मैंने फर्स्ट टाइम देखा 140 होता है सभी जगह। तो ये जो आपका टेम्परेचर है उसका फ्लैश पॉइंट का, फ्लैश पॉइंट मतलब क्या है, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे जाके उसका इंसुलेशन ब्रेक डाउन कर जाए, इंसुलेशन जो है इंसुलेशन प्रॉपर्टी वो ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो ये कम हो जाता है और ये लगभग हो जाता है 50 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है। और फ्लैश पॉइंट क्या है, फ्लैश पॉइंट ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे जाके उसमें आग लग सकता है, वो है आपका फ्लैश पॉइंट। अब
ये चीज़ रिड्यूस होके हो जाता है 50 to 80 डिग्री सेल्सियस एक्सट्रीम केसेस में। तो 3 तरह के स्टेज देख लिया। सबसे पहले आपका मैकेनिकल स्टेज था, फिर इलेक्ट्रिकल स्टेज आया, और अब ये जो आ रहा है ये थर्मल स्टेज आ गया है। In the case of incipient fault, the gases being soluble are absorbed in the oil. The Buchoz relay cannot respond during the early stage of trouble, and by the time this device operates, the damage is done. Dissolved gas analysis provide an important means in the art of condition monitoring of power transformer and other oil field equipment. Of the various methods of gas analysis, gas chromatography is one of the most sensitive, efficient, and rapid method, eminently suited for detection of incipient fault and for monitoring of growing fault, which are not always revealed by a stabilized routine test, etc. जो इंसिपिएंट फॉल्ट होता है, छोटा छोटा जो फॉल्ट होते रहता है, उससे क्या होता है, जो गैस रिलीज़ होता है वो गैस ऑयल के साथ मिल जाता है, और इतना ज़्यादा गैस रिलीज़ नहीं होता है कि वो आपका बुकॉज रिले को ऑपरेट करवा पाए। और इसके वजह से क्या होता है, आपका बुकॉज रिले उस टाइम ऑपरेट नहीं होगा, और जब तक आपका बुकॉज रिले ऑपरेट होगा तब तक हो ना हो ट्रांसफार्मर ही डैमेज हो चुका होगा। इसीलिए समय समय पर जो बुकॉज रिले में कुछ कुछ गैस जाके एक्यूमुलेट होता है थोड़ा थोड़ा, तो उसको हम लोग उस गैस को लेके उसको एनालाइज करके हम लोग पता करने का कोशिश करते हैं कि क्या अंदर कोई फॉल्ट आ रहा है क्या, छोटा मोटा भी। तो ये सारा जो टेस्ट करते हैं, तो वो गैस है, उस गैस को एनालाइज करना होता है। तो इसके लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं DGA, डिज़ोल्व्ड गैस एनालिसिस। अब हालांकि डिज़ोल्व्ड गैस एनालिसिस करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन इसमें जो मेनली यूज़ करते हैं वो है गैस क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या करते हैं, गैस का डिफरेंट डिफरेंट केमिकल मिलाने के बाद जो कलर होता है, वो कलर को हम लोग एनालाइज करके बताते हैं कि इसमें किस तरह के फॉल्ट, कितना सीवियर फॉल्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव है और रैपिड मेथड भी है। ऐसे ज़्यादा जो आपका प्रोबेबिलिटी है वो यही है कि आपको ये डिज़ोल्व गैस एनालिसिस खुद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जनरली TRD में डिज़ोल्व गैस एनालिसिस को परफॉर्म करने का कोई इक्विपमेंट होता नहीं है। हमको ये चीज़ TRS के साथ करवाना पड़ता है। TRS में उसका लोको ट्रांसफार्मर भी होता है, वो लोग उसको टेस्ट करते हैं, इसलिए उनके पास लगभग सारी इक्विपमेंट होती है। तो हम लोग यहाँ से कलेक्शन लेते हैं सैंपल का, जो कि आपको कम से कम साल में एक बार लेना है, ताकि ऐसा ना हो कि फॉल्ट हो जाए। ये शेड्यूल होता है कि 1 साल में एक बार लेना है और उसको वहाँ पे भेज देना है। वो कुछ दिन लेते हैं, 4-5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद आपको फिर उसका रिपोर्ट बना के दे देंगे क्या कंडीशन है आपका। ये डिज़ोल्व गैस एनालिसिस में हम लोग सिर्फ गैस नहीं, हम लोग उसमें ऑयल का सैंपल लेते हैं, क्योंकि ऑयल में ही तो गैस डिज़ोल्व हुआ है ना। चलिए, तो आगे लिखता है, इन ऑर्डर टू टाइमली डिटेक्ट द डेटोरिएशन ऑफ इंसुलेशन ऑयल सैंपल शैल बी ड्रॉन एनुअली एंड सब्जेक्ट टू गैस क्रोमेटोग्राफी। यही बोल रहा है, एनुअली लेना है ऑयल का सैंपल को। आगे है ओवरहॉल ऑफ ट्रांसफार्मर। ये तो हमने देखा कि कंडीशन मॉनिटरिंग करना है, कैसे हम लोग क्या क्या कंडीशन मॉनिटरिंग करेंगे। तो हमने देखा कि सबसे पहले इंसुलेशन जो है वो छोटा छोटा जो फॉल्ट होता है उसके वजह से भी ब्रेकडाउन होते रहता है, तो उसके वजह से मैकेनिकल स्ट्रेस जो है वो, और इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस, ये दोनों बढ़ता है। थर्मल स्ट्रेस के बारे में जाना कि पहले जो है 140 डिग्री सेल्सियस, ऑयल का 145 डिग्री सेल्सियस जैसे यहाँ लिखा हुआ है उतना हम लोगों का होता है फ्लैश पॉइंट, लेकिन फिर रिड्यूस होके आपका 50 to 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाता है। तो इस चीज़ के बारे में जाना हमने, और फिर जाना कि DGA क्या होता है, DGA कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। अब नेक्स्ट है ओवरहॉलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ओवरहॉलिंग में क्या है, हम लोग उसको पूरी तरह से ओवरहॉल करेंगे। देखते हैं क्या बताएगी इसके बारे में। ओवरहॉल ट्रांसफार्मर इज नॉर्मली अंडरटेकन आइदर if it is faulty or at the end of 7 or 10 years by way of periodic maintenance. This can be done in the central repair shop, which is covered shop having full facility including a
core fitting core lifting bay with a crane before commencing the work. Ensure that a spare gasket of proper quality are available. Drain out the oil, disconnect at lead, remove manhole cover where required. देखिए यहाँ जो ओवरहॉलिंग के बारे में बताया जा रहा है, ये ओवरहॉलिंग जनरली हम लोग खुद परफॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि फिर यहाँ वही बात आ जाता है कि हमारे पास ये सारे चीज़ को परफॉर्म करने की सुविधा अवेलेबल है नहीं। तो ये या तो जो आपका उसका ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चरर से हम लोग उसका ओवरहॉलिंग करवा लेते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं और कॉन्ट्रैक्टर आके ओवरहॉलिंग करता है, हम लोग वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये ओवरहॉलिंग जनरली 8-9 साल में होता है, यहाँ बता रहा है 7-10 साल के आसपास में कुछ होता है, सही है, और उसी के आसपास होता है, और ये एक तरह का पीरियोडिक मेंटेनेंस भी है। ठीक है। अब जैसे यहाँ बोल रहा है कि एक सेंट्रल वर्कशॉप में होना चाहिए, और सेंट्रल वर्कशॉप जो होगा वहाँ पे पूरा लिफ्टिंग कोर को लिफ्ट करना पड़ता है। इसमें एक्चुअली जो हम लोग का कोर है उसको पूरा हम लोग निकाल देते हैं, उसको हम लोग ठीक से देखते हैं। तो ये सारा फैसिलिटी होना चाहिए कोर लिफ्टिंग बे का। वहाँ प्रॉपर गैस्केट अवेलेबल होना चाहिए, ऑयल को पूरा निकालना पड़ता है। एक तरह से बोलिए कि पूरा सब कुछ खोल के फिर से रीअसेंबल करना है उसको। The EHB and 25 kV bushing are then carefully removed out and stored well protected in safe place. Then remove the core by means of lifting hooks and place on soft floor over a trestle in a large receptacle into which oil can drain out. सबसे पहले क्या बताया गया कि ऑयल को निकाल लीजिए, लीड जो है उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। इसके बाद मैनहोल कवर को यदि रिमूव करने की ज़रूरत पड़ता है तो उसको भी रिमूव कर दीजिए। बुशिंग को रिमूव कीजिए, बुशिंग को रिमूव करके उसको रखने के बाद आप फिर कोर को लिफ्ट कीजिए, और कोर को भी लिफ्ट करके शॉप के फ्लोर पे रख दीजिए। आगे बोलता है, इफ द ट्रांसफार्मर हैज़ opened up because of any internal fault, make a careful note of color of transformer oil, arc mark, carbon deposits, chairing of insulation, condition of winding, unusual audio, and other abnormality which would all help in ascertaining the cause of failure. तो ये जो ओवरहॉलिंग है ये दो कंडीशन में होता है, एक तो पीरियोडिक हो या फिर कोई इंटरनल फॉल्ट आ गया है तब होगा। अब बोल रहा है यदि इंटरनल फॉल्ट हुआ है तो उसका हर एक सैंपल को बहुत अच्छे से नोट बना के रखना है। जैसे कहीं पे आपको ट्रांसफार्मर ऑयल का क्या कलर है उसके बारे में हम लोग बना लेंगे, या फिर आर्क का मार्क आपको कहीं पे मिला है, क्योंकि आर्क का मार्क मिला तो उससे तो आपको पता चलेगा ना कि आर्क फॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अब कलर यदि हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल का ले लिए हैं तो इससे हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में हम लोग फिर देख सकते हैं, या फिर आपका इंसुलेशन कहीं आपको चेयरिंग लग रहा है तो उसको आप नोट डाउन कीजिए। कंडीशन क्या है वाइंडिंग का उस चीज़ को नोट डाउन कीजिए। कोई अजीब टाइप का गंध आ रहा है तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, या फिर कोई भी ऐसा एबनॉर्मलिटी आपको दिखता है तो उसका एक नोट बनाइए, ताकि हम लोग एनालाइज कर सके कि ट्रांसफार्मर में क्या इंटरनल फॉल्ट हुआ होगा। If a coil has been burnt out, the whole transformer will have to be completely dismantled and then the damaged coil replaced with a new coil. In the case of traction transformer, the replacement of damaged coil is best done in the manufacturer works where necessary facilities and staff with requisite skill are available. आपको यदि कॉइल डैमेज हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉइल को रिप्लेस करना होगा, और उसके लिए सबको डिसमेंटल करना होगा जो कोर वोर है। तो ये चीज़ हम लोग जनरली OEM से करवा लेते हैं, क्योंकि उनके पास सारा फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अरेंज फॉर अ इंटीरियर ऑफ ट्रांसफार्मर टैंक टू बी थ्रूली क्लीन ऑफ all accumulated debris, slug, etc., and wash with fresh oil. Remove the drain plug, lightly polish the valve seat, and renew the oil-tight gasket around the spindle so that when assembled the plug is fully oil-tight. The same remark apply to the oil sampling valve if provided. Opportunity should
also be taken to plug or weld up any small blows hole through which oil seepage was observed earlier. Finally, paint the exterior of the tank if necessary. After thoroughly cleaning up all the paintwork, rust and traces of the oil and dirt. अब इंटीरियर में जो भी आपका है, कहीं फ्लैश मार्क्स है, कुछ डिब्रीज फॉर्मेशन है, कुछ स्लैश फॉर्मेशन है, तो वो सारा चीज़ को सबसे पहले वॉश आउट कर लेना है। कैसे से वॉश आउट करेंगे? पानी से नहीं, वाइंडिंग है वहाँ पे, पानी से नहीं वॉश आउट करना, उसको फिर से वही इंसुलेशन ऑयल जो है ना हमारा, उसी इंसुलेशन ऑयल से हमें फिर से वॉश करना पड़ता है। और जब उसको वॉश करेंगे तो फिर उसका सारा भाल वाल देखेंगे सब सही है, नहीं है तो उसको टाइट करेंगे, कुछ रिप्लेस करने की ज़रूरत है तो कुछ रिप्लेस कर देंगे। कहीं से ऑयल सीपेज होते रहता था या फिर लीकेज होते रहता था तो उसको हम लोग फिर से वहाँ पे वेल्ड भी करेंगे और फिर से रीअसेंबल करने के बाद उसको पेंट करेंगे। और पेंट करने से पहले याद रखना है कि यदि कहीं रस्ट वस्ट लगा तो उसको ठीक से साफ़ कर लें, और यदि नया पेंट कर रहे हैं तो पुराने पेंट को हटाना भी ज़रूरी होता है। आगे बोलता है, इफ द कॉयल इज लिफ्टेड अप आफ्टर 5, 10 और मोर ईयर ऑफ सर्विस, considerable amount of sludge formation would have been occurred on all part of transformer at the bottom of tank, metal work of transformer, winding and interspace between winding. All that should be scraped off carefully with a wooden or fiber wedge without causing any damage to the winding. Traces of the sludge left over in the inaccessible parts are best removed by directing a thin jet of transformer oil under pressure using a small oil purifier. At the same time, the oil surface contamination should be brushed and washed down until the clear surface of winding is exposed. देखिए, ये सब चीज़ हम लोग को जनरली करना नहीं पड़ता, हालांकि क्या क्या बोल रहा है वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये करता तो मैन्युफैक्चरर है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट लेके आता है वही करता है। जब हम लोग कुछ समय के बाद 10 साल 15 साल के बाद जब हम लोग कोर को निकालते हैं तो बहुत सारा स्लज फॉर्मेशन होता है, और वो जो स्लज का फॉर्मेशन हुआ है वो आपका हर जगह पे जमा हुआ रहता है। आपका ट्रांसफार्मर का बॉटम पे जम जाएगा, वाइंडिंग पे जमा हुआ रहेगा, इंटर स्पेसिस जो है वाइंडिंग के बीच में उसमें जमा हुआ रहेगा। तो वही बोल रहा है कि ये सब चीज़ को कोई वुडन या प्लास्टिक का मटेरियल लेके रिमूव करने का कोशिश करना, और जो इंटरनल पार्ट है जहाँ पे वुडन वगैरह से रिमूव नहीं किया जा सकता वहाँ पे ऑयल का एक जेट देना है, प्रेशराइज्ड ऑयल मार के उसको क्लीन करना है, उस चीज़ के बारे में बता रहा है। और सरफेस को ब्रश आउट भी कर सकते हैं, वॉश डाउन कर सकते हैं। केयर शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट द वाइंडिंग अगेंस्ट ingress of moisture, particularly during inclement weather. Care should be taken by wiping off body sweat with a towel. The winding should also be kept warm by surrounding the open winding by a number of infrared lamp or by other means. जो वाइंडिंग निकाला जाता है उसमें मॉइस्चर नहीं जमे, इसका खासा ध्यान रखना पड़ता है हमें। उसके लिए हमको इसको मॉइस्चर वाले जगह पे नहीं रखना होता है, इसलिए हम लोग जल्दी इसको बरसात में करवाने का कोशिश भी नहीं करते। सब चीज़ जो भी होता है ये हम लोग कोशिश करते हैं कि समर के टाइम पे हो जाए। हालांकि वहाँ पूरा अरेंजमेंट होता है कि उसमें बरसात भी हो तो कुछ नहीं हो, इंफ्रारेड हीटर लगा के वो लोग सारा काम करता है। Fully push home the wedge between the coil and take up the slackness of end plates by tightening up the bolt and locking them. These are provided on traction transformer to hold the winding tightly together to withstand the high mechanical forces generated at the time of short circuit. Shrinkage and settlement usually take place within the first 6 months of commissioning of transformer. उसको नीचे पुश आउट करके उसको वेज कर देना पड़ता है, मतलब नट बोल्ट से टाइट कर देना पड़ता है ताकि ये ढीला नहीं हो जाए। हालांकि जो श्रिंकेज होना होता है उसमें या फिर सेटलमेंट जो होना होता है यूजुअली हम लोग इंस्टॉल करते हैं ट्रांसफार्मर का, उसका 6 मंथ में हो जाता है। The coil are also liable to suffer displacement due to short circuit forces. If the coil are not held up tightly in the position, it will lead to repeated movement of coil as well as layer and turn, which can in turn cause abrasion and wear of
insulation and ultimately failure. It is therefore sometimes recommended that the first available opportunity should be taken to have the wedge fully home and tighten up the pressure screw where they are provided. Finally, put back the core assembly inside the tank. Assembly the bushing, check tightness of all internal connection, fit the top, provide new gasket, fill pure oil and dry out. Experience has shown that tool like a spanner and foreign object like washer, pieces of cloth, etc. are sometimes indifferently left behind in the transformer, which present hazard of short circuit. It is therefore important that all tool etc. should be overhauled. Work should be listed out at the beginning and accounted for the end of work. तो लास्ट में अब फिर सबको पैक करना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ट्रांसफार्मर को लाया, ट्रांसफार्मर से ऑयल निकाला, उसका बुशिंग वगैरह जो था उसको खोला। उसके बाद हमने कोर को फाइनली लिफ्ट आउट किया। कोर को लिफ्ट आउट करने के बाद वहाँ कुछ हम लोगों ने देखा स्लज जमा हुआ, तो उसको साफ़ किया। इसके बाद कोई फॉल्ट के वजह से हमने यदि ट्रांसफार्मर को खोला है तो उसमें हमने सारा कुछ नोट डाउन करके कोशिश किया फाइंड आउट करने का कि फॉल्ट किस वजह से हुआ है। यदि कोई वाइंडिंग जल गया है तो उस वाइंडिंग को रिप्लेस करना पड़ेगा। और ये सारा चीज़ जब हम लोग कर लेते हैं तो फिर बात आता है कि इसको फिर से रीअसेंबल करने का। तो सबसे पहले हम लोग कोर को टाइट करते हैं ठीक से और वाइंडिंग के साथ, ताकि ऐसा ना हो कि बार बार जो मैकेनिकल स्ट्रेस आता है उसके वजह से वो अपने जगह से डिस्प्लेस हो जाए। इसके बाद उसको ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर डालेंगे और फिर बुशिंग वुशिंग जो है उसको सेट करेंगे और लास्ट में फिर ऑयल को पहले ड्राई आउट करेंगे और फिर उसमें फिल कर देंगे, या फिर आप बोलो कि फ़िल्टर करेंगे और फिर उसमें फिल कर देंगे। एक बात यहाँ पे और है कि जब हम लोग रीअसेंबल करते हैं तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जब हम लोग साफ़ सफाई कर रहे थे, जब उस पर काम कर रहे थे, तो कुछ स्पैनर था, क्लोथ था, ये सब चीज़ छूट जाता है ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ऐसा ना करें, नहीं तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है बाद में शॉर्ट सर्किट का। और फिर समझ लिए कि एक गलती की है तो फिर से आपका एक ही तो है कि या तो आप शॉर्ट सर्किट करवा के ट्रांसफार्मर ख़राब कर दीजिए, और यदि पता भी चल गया आपको तो फिर से ट्रांसफार्मर को खोलिए। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अभी इसी बात पे इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, अगले लेक्चर में बाकी हम लोग आगे देखेंगे।